नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ब्रिजेश जिला मुरादाबाद के संभल का रहने वाला था और रचना अमरोहा के मोहल्ला कुरेशियान की। अमरोहा में ब्रिजेश के बड़े भाई राजेश की ससुराल थी। रचना रिश्ते में उसकी साली लगती थी। राजेश कभी कभी भाई की ससुराल जाता था। वहीं उसकी रचना से मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। बाद में जब दीसू और परी आई तो घर वालों का प्रेम जागा और वे लोग रचना, ब्रिजेश व दोनों बच्चियों को खुद घर ले गए। तब तक रचना के मायके वाले भी दामाद और बेटी के प्रेमी रिश्ते को समझ गए थे। 10 साल लंबे साथ में रचना को कभी नहीं लगा कि ब्रिजेश उससे प्यार नहीं करता या उसे उस पर विश्वास नहीं है। इतनी लंबी अवधि में रचना को ना तो कभी ऐसी टेंशन हुई थी और ना ही वो कभी इतना घबराई थी। वजह ये कि तब हर कदम पर ब्रिजेश उसके साथ खड़ा था। उसका हौसला बनकर वो इतना प्यार और विश्वास करने वाला पति था कि कभी कभी रचना को अपनी किस्मत पर नाज होने लगता था। फिर ब्रिजेश को अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपनी प्रेम संगनी पर विश्वास ही नहीं रहा। उसके लिए वो दूषित हो गई, पराई सी लगने लगी। कभी कभी वो ब्रिजेश के पक्ष में सोचती तो उसे लगता ना ब्रिजेश गलत है और ना उसकी सोच। कोई और भी होता तो ऐसे ही सोचता, लेकिन वो खुद ही गलत कहाँ थी। गलत तो वो था जो अनायास उन दोनों के बीच घुस आया था। रचना की परेशानी ये थी कि ब्रिजेश को उसकी हकीकत बता भी नहीं सकती थी। बता देती तो कीचड़ के छींटे उसके दामन पर भी आते। संभल के मोहल्ला डेरा सहाय का रहने वाला ब्रिजेश करीब 8 महीने पहले मुरादाबाद आया था। उसने थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव स्थित रामवती के मकान में किराए के 2 कमरे ले लिए। फिर पत्नी रचना, दोनों बेटियों दीसू और परी को मुरादाबाद से ले आया। मकसद था बड़ी हो रही बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना। ब्रिजेश ने खुद पीतल के एक बड़े कारखाने में नौकरी ढूंढ ली थी, जहां बड़ी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। बड़े शहर में आकर रचना भी खुश थी और दोनों बेटियां भी। उन्हें खुश देखकर ब्रिजेश उनसे भी ज्यादा खुश रहता था। ब्रिजेश सुबह काम को जाता तो रात होने पर ही घर आता था। रचना दिन भर बच्चियों को पढ़ाने, संभालने और घर के कामों में लगी रहती। देखते देखते हंसी खुशी 2-3 महीने गुजर गए। इस बीच रचना और दोनों बच्चियां रामवती से भी घुल मिल गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन रामवती का पोता सौरभ दादी से मिलने आया। सौरभ नाबालिग था, लेकिन बोलने चालने में तेज था। सौरभ ने रचना को देखा तो उसकी खूबसूरती उसके दिल में उतर गई। दादी ने पोते का परिचय रचना से करा दिया। वो रचना से मीठी मीठी बातें करके नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगा। रचना उसे बच्चा समझकर उससे वैसे ही बातें करती। नजदीकी बढ़ाने के लिए सौरभ रचना की दोनों बेटियों से भी घुल मिल गया। रचना को वो भाभी कहता था। सौरभ नाबालिग था, बच्चों की तरह। उसके दिमाग में क्या है रचना ना तो जानती थी और ना जान सकती थी। जो भी हो, इसके बाद सौरभ हर हफ्ते दादी से मिलने आने लगा। आता तो रचना और उसकी बेटियों से मिलता भी और बातें भी करता, कभी रामवती के सामने तो कभी पीछे। सौरभ मकान मालिक का पोता है ये सोचकर रचना हंसती थी, उसके साथ बातें भी करती। एक दिन सौरभ ने कहा, भाभी आप मुझे बहुत सुंदर लगती हो, मैं आपका एक फोटो ले सकता हूँ? रचना ने ना हाँ कहा ना ना। तब तक सौरभ ने मोबाइल निकालकर 3-4 फोटो खींच लिए। ये सामान्य सी बात थी। रचना ने सामान्य ढंग से ही लिया। सौरभ हफ्ते में 1-2 बार आता और दादी से कम और रचना व उसकी बेटियों से ज्यादा बातें करता। बच्चियां उसके साथ खुश रहती थी, इसलिए इस सबको उसने किसी दूसरे पहलू से देखा सोचा ही नहीं। एक दिन सौरभ आया तो दादी के सामने ही रचना से बोला, भाभी आपकी सेल्फी ले लूं? रचना मना करती तो मकान मालकिन को बुरा लग सकता था। इसी बीच सौरभ ने रचना के कंधे के पास सिर ले जाकर सेल्फी ले ली। एक और करके उसने 2-3 सेल्फी ले ली, जिनमें से एक ऐसी भी थी जिसमें पीछे की ओर से सौरभ का चेहरा रचना के कंधे पर रखा दिखाई दे रहा था और दोनों के गाल मिले हुए थे। बाद में उसने वो सेल्फी रचना को दिखाई तो वो उसे डिलीट करने को कहने लगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर चला गया। सेल्फी ऐसी नहीं थी कि उसे लेकर परेशान हुआ जाए। रचना परेशान भी नहीं हुई, लेकिन घर जाकर सौरभ ने जब सेल्फी को बार बार देखा तो उसे लगा कि वो जवान हो गया है। उसे लगा रचना वाली सेल्फी उसके पास ऐसा हथियार है जिसके बूते पर वो उसे मनचाहे ढंग से झुका सकता है
वो पूरी कोशिश करेगी कि सेल्फी उसके पति के सामने न जा पाए। सौरभ ने जो सोचा किया भी। उसने रचना को फोन करना शुरू कर दिया। पहले सामान्य सा हंसी मजाक, फिर प्रेम प्यार की बातें और फिर उन बातों में अश्लीलता घुल गई। रचना को बुरा लगा तो उसने सौरभ को डांट दिया, फिर से फोन ना करने को कहकर फोन काट दिया था। सौरभ एक दिन शांत रहा, फिर अगले दिन फोन कर दिया। रचना ने उसे समझाया, तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बेवकूफी मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हारी दादी से शिकायत करनी पड़ेगी। भाभी, ये हम दोनों के बीच की बात है, दादी इसमें क्या करेगी। बात दादी तक गई तो वो तुम लोगों को मकान से निकाल देगी, क्योंकि मैं सच थोड़े ही बोलूंगा, तुम पर उल्टा इल्जाम लगा दूंगा कि तुम मुझे फंसा रही थी। मैं नहीं माना तो तुम ये सब बातें कर रही हो। सौरभ की बात सुनकर रचना डर गई। सोचने लगी, ये औरत होने की सजा है या विश्वास करने की। एक किशोर से स्नेहपूर्वक बात करना इतना घातक हो सकता है क्या। दादी का वार खाली गया तो रचना के पति का नाम हथियार इस्तेमाल करते हुए उसकी जुबान पर ताला डालने की कोशिश की। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भैया से कहूंगी, वही तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगे। रचना की बात सुनकर सौरभ हंस पड़ा। पल भर हंसने के बाद उसने आखिरी तीर चलाया। मेरी तुम्हारी एक सेल्फी है, तुम तो उसे भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, पहले देख लो फिर धमकी देना। देखो और सोचो, मैंने ये सेल्फी ब्रिजेश भैया को भेज दी तो क्या होगा। सौरभ ने सेल्फी रचना को भेज दी। रचना सेल्फी वाली बात को भूल गई थी, लेकिन उसने सौरभ की भेजी सेल्फी देखी तो वो कांप कर रह गई। ब्रिजेश उसे देख लेता तो उस पर ही इल्जाम लगाता। वो सोच भी नहीं सकती थी कि 17 साल का किशोर इतना शातिर भी हो सकता है। उसकी परेशानी ये थी कि सौरभ मकान मालकिन का पूता था। बात बढ़ती तो वो उसी का पक्ष लेती, उन्हें मकान खाली करने को भी कह सकती थी। अनायास जो स्थिति बन गई थी या सौरभ ने बना दी थी, उससे वो टेंशन में रहने लगी। इस स्थिति में उसे सौरभ को बहलाए फुसलाए भी रखना था और उसे ब्रिजेश को सेल्फी भेजने से रोकना भी था। रचना कुछ इसी हालत में जीती रही, क्योंकि उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। सौरभ फोन करता तो सीधे कहता, कब बुला रही हो। अब उसने रचना को भाभी कहना भी बंद कर दिया था। ये सब चल ही रहा था कि 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ब्रिजेश का काम पर जाना बंद हो गया, वो घर में रहने लगा। रचना हर समय डरी डरी सी रहने लगी। उसे जिसका डर था वही हुआ। सौरभ ने फोन कर दिया। रचना को अलग जाकर फोन सुनना पड़ा। उसे सौरभ से ब्रिजेश के घर पर होने की बात कहनी पड़ी। इस पर वो खुश होते हुए बोला, ये तो और भी अच्छा है, उसकी बगल में बैठकर बात करो मुझसे, वो सुनेगा तो मजा आ जाएगा। रचना ने उसके सामने मिन्नतें की, लेकिन सौरभ पर कोई असर नहीं हुआ। वो कमीनों की तरह हंसते हुए बोला, छोटी सी बात है, मान जाओ, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम भी खुश रहो और मैं भी। वो बात करके कमरे में आई तो ब्रिजेश ने पूछा, किससे बात कर रही थी। जल्दी में कुछ नहीं सूझा तो रचना ने कह दिया, मायके से फोन था, उनसे तो मेरे सामने भी बात कर सकती थी। रचना ने सॉरी कहकर बात तो खत्म कर दी, लेकिन ब्रिजेश उसके उतरे चेहरे को देखकर समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने मन ही मन इस बात का पता लगाने की ठान ली। फिर एक दिन सौरभ अचानक आ गया। ब्रिजेश घर में था। रचना की रूह कांप गई। उसे लगा कि आज सौरभ मुंह जरूर खोलेगा। गनीमत ये रही कि सौरभ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वापस चला गया। पता तो नहीं लग पाया, लेकिन जब रोज रोज सौरभ के फोन आने लगे तो उसे पूरा यकीन हो गया कि रचना का किसी के साथ चक्कर जरूर है। पिछले 12 सालों से वो इतनी टेंशन में कभी नहीं रही थी। पति को वो सफाई देती, कस्में खाती, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अगर वो सब कुछ सच बताती तो सेल्फी वाला फोटो उसका दुश्मन बन जाता। नतीजा ये हुआ कि ब्रिजेश का शक बढ़ता गया। वो रोजाना शराब पीता और मन में भरा सारा गुबार रचना पर निकाल देता। वो गालियां खाती, पिटाई झेलती। ब्रिजेश उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं था। 17 साल के सौरभ ने रचना की बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी थी। आग लगाई ही नहीं, रोज उसे हवा भी देता रहा। महीना भर से ज्यादा समय तक यही सब चलता रहा। जब रचना पूरी तरह से टूट गई, बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो एक दिन उसने ब्रिजेश को सच्चाई बता दी। ब्रिजेश ने उसकी बात पर यकीन किया या नहीं ये अलग बात है, पर उसने रचना से कहा, तैयार हो जा, थाने चलते हैं। रचना और ब्रिजेश थाना नगफरी गए और लिखित तहरीर दे दी। तहरीर लेकर थानेदार ने कह दिया, बाद में देखेंगे। पति पत्नी मुंह लटकाए लौट आए। बात जहाँ थी वहीं रह गई। वही शक, वही संदेह और वही लड़ाई झगड़ा। रचना ब्रिजेश को जितनी सफाई देती
वो उसे उतना ही गलत समझता। 20 जून 2020 को शनिवार था। उस दिन ब्रिजेश रचना से खूब लड़ा, इतना ज्यादा कि रचना को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। किसी पड़ोसी ने इसकी सूचना बंगला गांव पुलिस चौकी को दे दी। चौकी इंचार्ज राम प्रताप सिंह मौके पर आए और उन्होंने रचना को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। इससे रचना की जान बच गई। राम प्रताप सिंह को लगा कि पति पत्नी के झगड़े का मामला है, इसलिए उन्होंने दोनों को समझाया, उन्हें उनकी बच्चियों का वास्ता दिया, साथ ही दोनों को सीधे घर जाने को भी कहा। 21 जून 2020 को सुबह 8 बजे ब्रिजेश दोनों बेटियों दिशु और परी को वहां से थोड़ी दूर पर रहने वाले अपने मौसेरे भाई प्रमोद के घर पर छोड़ आया। वापसी में वो सल्फास की गोलियों का पैकेट ले आया। आते ही उसने रचना से कहा, मैं अब तुमसे बहुत दुखी हो गया हूँ, इसलिए मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ जिससे कि तुम भी खुश रहो और मैं भी। उसको ऐसा बोलते हुए देखकर रचना ने उसके हाथ से सल्फास की गोलियों को छीन लिया। इसके बाद दोनों के दोनों वहीं फर्श पर फैल गए। ब्रिजेश और रचना के बीच महीनों से विवाद चल रहा था। उनकी लड़ाई की आवाजें आस पड़ोसी भी सुनते थे। उस दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ था। जब अचानक दोनों की आवाजें आनी बंद हो गई तो आस पड़ोस के लोगों को अनहोनी का डर लगा। उन्होंने जाकर कुंडी खड़काई। गिरते पड़ते ब्रिजेश ने अंदर से कुंडी खोली। अंदर का हाल देखकर लोग समझ गए कि उन दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया है जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन रात होते होते रचना ने दम तोड़ दिया। इस दौरान संभल से ब्रिजेश के बड़े भाई और घर वाले आ गए। अगले दिन दोपहर में ब्रिजेश ने भी दम तोड़ दिया। उसी शाम पोस्टमार्टम के बाद रचना और ब्रिजेश के शव उनके घर वालों को सौंप दिए, जिनका उन्होंने उसी शाम को अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलवाकर जांच कराई। जांच का सारा काम सीओ राजेश कुमार की देखरेख में हुआ। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अंदर की कहानी कोई नहीं जानता था। उसी रात ब्रिजेश के बड़े भाई राजेश ने थाना नागपनी जाकर तहरीर दी, जिसमें सौरभ को ब्रिजेश और रचना को ऐसा करने के लिए मजबूर करने का दोषी बताया गया था। इस शिकायत पर थाना नागपनी के प्रभारी सुनील कुमार ने सौरभ के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया। अगले दिन सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के लिए उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। रचना का मोबाइल पहले ही पुलिस के पास था, जो घटनास्थल से मिला था। पूछताछ के बाद सौरभ को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर 8 साल की दिशु और 4 साल की परी माँ और पिता के लिए बार बार रोई जा रही थी। उनके ताऊ राजेश और बुआ रीमा उन्हें समझा रहे थे कि माँ बीमार है, अस्पताल में है और पापा मम्मी के लिए दवाई लेने गए हैं। लेकिन ऐसी बातों से बच्चियों को कब तक बहलाया जा सकता था। सच तो यह है कि बच्चियां ये तक नहीं जानती थी कि इंसान मरता कैसे है और क्यों। फिलहाल ब्रिजेश के बड़े भाई राजेश दिशु और परी को अपने साथ ले गए हैं। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है राजगढ़ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में रहने वाले पेट्रोल पंप के मालिक राम गोयल की संपत्ति की चर्चा पूरे इलाके में थी। अपने व्यवहार की वजह से राम गोपाल की बाजार में अच्छी साख थी। अपनी मेहनत और लगन के बूते न केवल व्यापारी वर्ग में बल्कि क्षेत्र में भी उन्होंने अपना दबदबा भली भांति स्थापित किया हुआ था। ये घटना 14 जुलाई 2020 की है। उस रोज राम गोयल सोकर उठे तो घर का अस्त व्यस्त हाल देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में तिजोरी खुली पड़ी थी, जिसमें रखी कई किलोग्राम सोना चांदी व नकदी सब गायब थी। ये देखकर घर में हड़कंप मच गया। राम गोयल को पता चला कि घर से 3 किलो सोने और चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान गायब है। इसके अलावा परिवार के साथ रह रही बेटी की नौकरानी अनुष्का, जो दिल्ली से आई थी, वो भी गायब थी। अनुष्का राम गोयल की बेटी दामाद की नौकरानी थी। वो उनके बच्चों की देखभाल करती थी। जून 2020 महीने में राम गोयल की बेटी एक समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से राजगढ़ अपने पिता के यहाँ आई थी। बेटी के बच्चों की देखभाल के लिए अनुष्का भी उसके साथ आ गई थी। इसलिए पिछले 1 महीने से वो राम गोयल के घर पर ही रह रही थी। वो एक नेपाली लड़की थी। नेपाली अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राम गोयल की भी अनुष्का के प्रति यही सोच थी। लेकिन कुछ ही समय में अनुष्का अपना रंग दिखाकर करोड़ों का माल साफ करके भाग चुकी थी। घटना की रात अनुष्का ने अपने हाथ से कड़ी और खिचड़ी बनाकर पूरे परिवार को खिलाई थी।
खाने के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। जाहिर था खाने में कोई नशीली चीज मिलाई गई थी, जिसके असर से घर में हलचल होने के बावजूद किसी सदस्य की आंख नहीं खुली। इस बात की खबर मिलते ही थाना पचोर के टीआई डीपी लोहिया तुरंत पुलिस टीम के साथ राम गोयल के यहाँ पहुंचे तथा उन्होंने मौका मुआयना करके सारी घटना की जानकारी एसपी प्रदीप शर्मा को दे दी। कुछ ही देर में एसपी शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल की जांच करने के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया के निर्देशन में एक टीम गठित कर दी। इधर लॉकडाउन के चलते पुलिस का एक काम आसान हो गया था। टीआई लोहिया जानते थे कि लॉकडाउन के दिनों में ट्रेन बस बंद है, इसलिए नौकरानी अनुष्का ने पचोर से भागने के लिए किसी प्राइवेट वाहन का उपयोग किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी एक अकेली लड़की नहीं कर सकती, इसलिए उसके कुछ साथी भी जरूर रहे होंगे। अनुष्का कुछ समय पहले ही दिल्ली से आई थी। टीआई लोहिया ने अनुष्का का मोबाइल नंबर हासिल कर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। इसके अलावा उसके फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई गई। कॉल डिटेल से पता चला कि अनुष्का एक फोन नंबर पर लगातार बातें कर रही थी और ताज्जुब की बात यह थी कि वारदात वाले दिन उस फोन नंबर की लोकेशन पचोर टावर क्षेत्र में ही थी। जाहिर था कि वो मोबाइल वाला व्यक्ति अनुष्का का कोई साथी रहा होगा, जो उसके बुलाने पर ही घटना को अंजाम देने राजगढ़ आया होगा। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर टीआई लोहिया की टीम पचोर क्षेत्र में हर चौराहे, हर पॉइंट, हर क्रॉसिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुट गए। इसी कवायद में एक संदिग्ध कार पुलिस की नजर में आई, जिसका रजिस्ट्रेशन यूपी का था। टीआई लोहिया समझ गए कि चोर शायद इसी गाड़ी में सवार होकर पचोर आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसलिए पुलिस की एक टीम ने पचोर से व्यावाह होकर गुना और ग्वालियर तक के रास्ते में पड़ने वाले टोल नाकों के कैमरे चेक कर उस गाड़ी के आने जाने का रूट पता कर लिया। जांच में पता चला कि उस नंबर की कार दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले मनोज कालरा के नाम से रजिस्टर्ड थी, इसलिए तुरंत एक टीम दिल्ली भेजी गई। टीम ने मनोज कालरा को तलाश कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो किराए पर गाड़ियां देने का काम करता है। उस नंबर की कार उसने एक नौकर पवन के माध्यम से 12 जुलाई को इंदौर के लिए बुक की थी। जबकि इस कार के ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 13 जुलाई 2020 को 3 युवक उसे शादी में ले जाने की बात बोलकर पचोर ले गए थे। दिल्ली पहुंची पुलिस टीम सारी जानकारी एसपी प्रदीप शर्मा से शेयर कर रही थी। इससे प्रदीप शर्मा समझ गए कि उनकी टीम सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन वे जल्द से जल्द चोरों को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि देर होने पर आरोपी माल सहित नेपाल भाग सकते हैं। ड्राइवर ने यह भी बताया कि वापसी में सभी लोगों को उसने दिल्ली में बहादुरपुर बॉर्डर पर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। अब पुलिस को जरूरत थी उन तीनों नेपाली लड़कों की पहचान कराने की, जो दिल्ली से गाड़ी लेकर पचोर आए थे। इसके लिए पुलिस ने दिल्ली में रहने वाले सैकड़ों नेपाली परिवारों से संपर्क किया। शक के आधार पर 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें एक नया नाम सामने आया, बिलाल अहमद का, जो लोगों को घरेलू नौकर उपलब्ध कराने के लिए एशियन मेड सर्विस की एजेंसी चलाता था। बिलाल ने पुलिस को बताया कि अनुष्का उसके पास आई थी। उसकी सिफारिश सरिता पति नवराज शर्मा ने की थी, जिसे उसने दिल्ली में एक बच्ची की देखभाल के लिए नौकरी पर लगवा दिया था। जांच के दौरान पुलिस टीम को पवन थापा के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि पवन ही वो आदमी है जो उन तीनों को दिल्ली से पचोर लेकर आया था। पवन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पूछताछ में बताया कि उत्तम नगर के सम्राट उर्फ वीरामान ने टैक्सी बुक की थी, जिसके लिए उसे 15,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। इससे पुलिस को पूरा शक हो गया कि इस मामले में सम्राट की खास भूमिका हो सकती है। दूसरी बात ये पुलिस समझ चुकी थी कि इस बड़ी चोरी के सभी आरोपी उत्तम नगर के आसपास के हो सकते हैं। इसलिए न केवल पुलिस सतर्क हो गई, बल्कि अन्य आरोपियों की रेकी भी करने लगी, क्योंकि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। इसलिए तकनीकी टीम के प्रभारी एसआई रामकुमार रघुवंशी और आरक्षक मोइन खान ने चाय वो समोसे वाला बनकर उनकी रेकी करनी शुरू कर दी, जिससे जल्द ही जानकारी हासिल करके सम्राट उर्फ वीरामान धामी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में वीरामान पहले तो कुछ भी बताने को राजी नहीं था, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वास्तव में वीरामान खुद वारदात करने के लिए पचोर जाने वाली टीम में शामिल था। अन्य 2 पुरुषों और महिला के बारे में पूछताछ की गई तो सम्राट ने बताया कि अनुष्का अपने प्रेमी तेज के साथ नई दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहती है।
पुलिस ने बदरपुर इलाके में छापेमारी करके दोनों को वहां से गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल बरामद कर लिया। यहाँ तेज रोकियो और अनुष्का के साथ उनका तीसरा साथी भरतलाल थापा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मौके पर की गई पूछताछ के बाद दिल्ली गई पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से सारे मामले के मुख्य आरोपी वीरामान, अनुष्का, तेज रोकियो और भरतलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा आरोपियों को पचोर तक कार बुक कराने वाले पवन थापा, बेहोशी की दवा दिलवाने वाले कमल सिंह ठाकुर, चोरी के जेवरात खरीदने वाले मोहम्मद हुसैन और जेवरात को गलाने में सहायता करने वाले विक्रांत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम पचोर वापस लौट आई, जहां एसपी श्री शर्मा ने पत्रकार वार्ता में महज 7 दिनों के अंदर जिले में हुई चोरी की सबसे बड़ी घटना का राज उजागर कर दिया। अनुष्का ने बताया कि राम गोयल का पूरा परिवार उस पर भरोसा करता था, इसलिए परिवार के अन्य लोगों की तरह अनुष्का भी घर में हर जगह आती जाती थी। एक दिन उसके सामने घर की तिजोरी खोली गई तो उसमें रखी ज्वेलरी और नकदी को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई और उसके मन में लालच आ गया। ये बात जब उसने दिल्ली में बैठे अपने प्रेमी तेज रोकियो को बताई तो उसी ने उसे तिजोरी पर हाथ साफ करने की सलाह दी। योजना को अंजाम देने के लिए उसका प्रेमी तेज रोकियो ही दिल्ली से बेहोशी की दवा लेकर पचोर आया था। वो दवा उसने रात में खिचड़ी में मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी, जिससे खिचड़ी खाते ही पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। तब अनुष्का अलमारी में भरा सारा सामान लेकर प्रेमी के संग चंपत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 1,53,00,000 रुपए का चोरी का सामान और नकदी बरामद कर ली। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच टीआई डीपी लोहिया कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।